पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। स्वस्थ पौध प्राप्त करने हेतु धान की नर्सरी तैयारी पर जानकारी। फैजाबाद तथा कानपुर जिले में आयोजित किसान गोष्ठी पर खास प्रस्तुति। मधुमक्खी पालन पर एक सफल मधुमक्खी पालक का अनुभव। जैसा कि खरीफ मौसम में हमारे प्रदेश के किसान भाई धान की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं और जो किसान भाई धान की नर्सरी डालना चाहते हैं वे क्षेत्र अनुसार और समय विधि को ध्यान में रखते हुए इसकी उन्नत प्रजातियों का चयन कर किस तरह डालें इसकी नर्सरी, जिससे उन्हें आगे चलकर स्वस्थ पौध प्राप्त हो सके। तो इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर रायबरेली के डॉक्टर R.K. कनोजिया से। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा क्षेत्र जो है वो धान गेहूं फसल चक्र पर आधारित है और अब इस समय जो हमारा वर्तमान समय है वो धान की नर्सरी को तैयार करने का है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में धान की बहुतायत खेती होती है। ऐसे में धान से हम अच्छा उत्पादन प्राप्त करें, इसके लिए सबसे पहले जो हमारा कार्य होता है वो नर्सरी तैयार करना होता है। अगर हम नर्सरी अच्छी तरह से तैयार करते हैं और हमारी नर्सरी 20 से 21 दिन में रोपाई लायक हो जाती है और हम उसकी सही समय पर रोपाई करते हैं, इससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। अतः नर्सरी जो प्रबंधन है बहुत ही आवश्यक कदम है धान की खेती के संबंध में। ऐसे में जो प्रमुख बात आती है कि जो धान की प्रजातियां हैं, वो धान की प्रजातियों की अगर बात करें तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार जो है वो धान की प्रजातियाँ हैं। और अगर हम जैसे परिस्थिति की बात करते हैं तो जैसे कि ऊसर का हमारा कोई क्षेत्रफल है तो वहाँ पर हमें ऊसर से संबंधित प्रजातियाँ लेनी होंगी। ऊसर की जो प्रमुख प्रजातियाँ हैं CSR 10, CSR 13, CSR 36 और CSR 43, ये प्रमुख वैरायटियाँ हैं जो कि उपलब्ध हैं, मार्केट में भी उपलब्ध हैं और रिसर्च संस्थानों पर भी उपलब्ध हैं। तो जिन किसान भाइयों का क्षेत्र ऊसर प्रभावित है उन्हें चाहिए कि ऊसर सहिष्णु प्रजातियों का चयन करना चाहिए। इसके अलावा जैसे बहुत से किसान भाई सुगंधित धान की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रजातियां अलग हैं। जैसे पूसा बासमती है, पूसा सुगंध 4-5, मालवी सुगंध 4-3 इत्यादि प्रजातियां जो है वो सुगंधित धान की हैं। उसके बाद हम जो सामान्य हाई यील्डिंग प्रजातियाँ हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, जिनसे किसान भलीभांति परिचित भी हैं, जैसे जो हमारी रिसर्च संस्थानों की प्रजातियां हैं, सरजू 52 है, नरेंद्र 359 है, पंत धान 10, पंत धान 12, PNR 61, ये सारी प्रजातियां जो है वो हाई यील्डिंग प्रजातियां हैं। तो ये प्रजातियां जो है वो लगभग 120-130 दिन में तैयार हो जाती हैं। लेकिन कुछ प्रजातियां जो थोड़ा सा दीर्घ अवधि में तैयार होती हैं, लगभग 140-150 दिन लेती हैं। उसमें आपका सामा मसूरी है। इसके अलावा जैसे कहीं पर पानी लगता है, ज़्यादा पानी ठहराव रहता है, वहाँ पर मसूरी प्रजाति है। इन प्रजातियों का किसान भाई चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आजकल हाइब्रिड प्रजातियों का काफ़ी प्रचलन है, क्योंकि जो हाइब्रिड प्रजातियाँ हैं उनसे उत्पादन जो है हमें ज़्यादा प्राप्त होता है। तो हाइब्रिड में देखिए तमाम कंपनियां हैं, हमारी रिसर्च संस्थानों की भी हैं, जैसे पंत हाइब्रिड भी है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय की भी प्रजाति हैं हाइब्रिड के क्षेत्र में।
लेकिन ज़्यादा जो प्रजातियाँ मार्केट में उपलब्ध हैं वो आपकी प्रोग्रो गोल्ड है। इसके साथ जैसा मैंने बताया PHD 71 है, इत्यादि हैं। सवा 127 प्रजाति जो है वो हाइब्रिड की अच्छी प्रजाति है। इसके अलावा DRH 75, ये एक रेंज होता है प्रजातियों का हाइब्रिड का। कहने का तात्पर्य ये है कि वैरायटियों का जो चयन है वो हम अपने क्षेत्र, परिस्थिति और उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए हम प्रजातियों का चयन करें और उसके बाद हम नर्सरी तैयार करें। नर्सरी तैयार करने के लिए जैसा कि जहाँ पर नहर की सुविधा है, पानी की उपलब्धता है, अत्यधिक उपलब्धता है, वहाँ पर किसान भाई नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं। बीज चयन एवं बीज की मात्रा। यदि आप धान की 1 एकड़ की रोपाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए महीन धान की 12 किलोग्राम, मध्यम धान हेतु 14 किलोग्राम और मोटे धान हेतु 16 किलोग्राम तथा संकर धान की 2 से 3 किलोग्राम की प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। और अगर जिन किसान भाइयों के पास उसर खेत है, उनके नर्सरी हेतु बीज की मात्रा 1.25 गुनी करनी चाहिए। नर्सरी के लिए ये है कि जैसे अगर हमने 1 हेक्टेयर क्षेत्र में नर्सरी डाली तो वो हमारा जो है करीब 15 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पूरा पड़ता है। ठीक उसी तरीके से हम करीब अगर 1 हेक्टेयर में नर्सरी बोना है तो 600 से 800 स्क्वायर मीटर में हम नर्सरी डालते हैं। नर्सरी डालने के लिए ये है कि जब हम बीज लेते हैं तो बीज को हमें उपचारित करके अवश्य बोना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जैसा कि किसान भाई देख रहे हैं कि जो आपकी भाषा में घुंड और हम जिसे फॉल्स स्मट कहते हैं, इस बीमारी का रोग जो है बहुत अधिक हो रहा है, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। तो इस समय तो कम से कम किसान भाई बीज उपचार अवश्य करें। और बीज उपचार करने के लिए अगर उनको ट्राइकोडर्मा अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो करीब 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। ये हमारा जैविक बीज उपचार हो जाएगा। और अगर रासायनिक की बात करें तो जीवाणु झुलसा रोग की जहाँ पर संभावनाएं होती हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट की, वहाँ पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 4 ग्राम जो होता है वो 25 किलो बीज के लिए होता है। तो अगर जिन क्षेत्रों में किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पर जीवाणु झुलसा की समस्या होती है, तो वो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से बीज को अवश्य उपचारित करके उसके बाद वो नर्सरी में डालें। नर्सरी में जहाँ तक खाद प्रबंधन की बात है तो उचित मात्रा में खाद DAP है और यूरिया का प्रयोग करें। साथ में जैसा कि धान गेहूं फसल चक्र की वजह से हमारे खेतों में जिंक की कमी है, तो ऐसे में जब नर्सरी हमारी प्रारंभिक अवस्था में होती है और हमें अगर पौधे कमज़ोर लगते हैं तो जिंक का प्रयोग हम कर सकते हैं। जिंक का एक स्प्रे कर दें जिससे कि जो है हमारी नर्सरी जो है वो खिल जाए, हमारे पौधे जो है तेज़ी से वृद्धि करने लगें। इसके साथ ही साथ कहीं कहीं पर ये देखने में आता है कि नर्सरी की अवस्था में पौधों की जो पत्तियां हैं वो सफ़ेद धारी ले लेती हैं। तो ये जो सफ़ेद धारियां हैं वो लौह तत्व की कमी की वजह से होती हैं। तो लौह तत्व की कमी की पूर्ति के लिए फेरस सल्फेट के घोल को अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो पौधों में जो ये लौह तत्व की कमी से विकार आ रहा है वो नहीं आएगा और हमारी जो नर्सरी है वो अच्छी तरीके से चलेगी। और साथ ही साथ हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि हम नर्सरी को अपने 21 से 25 दिन के अंदर अंदर अवश्य मुख्य खेत में रोपित करें, जिससे कि जो है हमारे पौधों का विकास जो है अच्छा हो और हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। खरीफ के आगामी फसल के मद्देनजर सरकार पूरे प्रदेश में किसानों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के लिए मंडलीय गोष्ठियां आयोजित कर रही है, जिसमें कृषि विभाग के सभी उच्च अधिकारियों के अलावा मंडल व जिला स्तर के सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहते हैं। एवं इनके अलावा गोष्ठी में उन्नतशील किसानों को भी बुलाया जाता है और उनकी समस्याओं को सुनकर तत्काल निराकरण का प्रयास किया जाता है।
और इसी क्रम में फैजाबाद और कानपुर जिलों में खरीफ गोष्ठी को संपन्न किया गया। तो इन गोष्ठी में किसानों ने अपनी समस्याओं को किस तरह रखा और सरकार के आला अधिकारियों के द्वारा उनकी समस्याओं का किस तरह से निराकरण किया गया, आइए जानते हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। ये खरीफ गोष्ठी थी। अभी कुछ दिन पहले हमने राज्य स्तरीय गोष्ठी लखनऊ में की थी। अब सभी मंडलों में जा के हम लोग ये खरीफ गोष्ठी कर रहे हैं। तो सबसे पहली उसी क्रम में आज ये खरीफ गोष्ठी हमने फैजाबाद मंडल और देवीपाटन मंडल की है। और यहाँ पे पूरी तरह से हमारी आगामी खरीफ की तैयारी की समीक्षा की गई है। और जो कृषि निवेश से संबंधित जुड़ी चीज़ें हैं, खाद की उपलब्धता, बीज की उपलब्धता, पानी की समस्या, सिंचाई की, ट्यूबवेल की स्थिति क्या है, नहरों की स्थिति क्या है, बाकी पेस्टिसाइड, खाद, बीज, उनकी उपलब्धता की प्री पोजिशनिंग की पोजीशन क्या है। तो प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ जितने भी किसान भी यहाँ पे आए हुए थे हमारे दूर दराज से, उन्होंने भी अपनी अपनी बातें रखी हैं। गोष्ठी में प्रगतिशील किसानों को बुलाया जाता है और उनकी समस्याओं को सुनकर तत्काल निस्तारण का प्रयास किया जाता है। इस गोष्ठी में जिन किसानों ने हिस्सा लिया, उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं सबके सामने रखी। गेहूं धान से जब हम लोग भिड़क हुए तो हमने कहा मेंथा खेती करें। ये 60 की बात है, क्योंकि आप मंत्री हमारे भी तो बैठे हुए हैं, ये आज तक मेरी MSP नहीं तय हुई। इसको केंद्र सरकार को करना है, प्रस्ताव हमारे शासन से जाता है, केंद्र सरकार में इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। स्थिति ये है कि हम जहाँ थे और आज भी वही है। किसानों के लिए मुख्य रूप से 3 बिंदु चाहिए। पहला बीज, दूसरा खाद, तीसरा पानी। बीज के बारे में शासन ने बिजली व्यवस्था को सुधारा है, परंतु उसमें एक दिक्कत जनपद सुल्तानपुर में है कि शासन के कठोर आदेश हैं कि 68,000 रुपया निःशुल्क किसान को तत्काल मुहैया करा दिया जाए। मेरे गांव जातीपुर के 2 कृषक जिनका अनुबंध हो चुका है, परंतु बिजली विभाग उनको बिजली का सामान उपलब्ध रहने के बाद भी नहीं दे रहा है। खरीफ गोष्ठी में उपस्थित कृषि मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव कृषि अमित प्रसाद, कृषि निदेशक मुकेश कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव उद्यान निवेदिता शुक्ला वर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं को सुना और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। प्रदेश के कृषि मंत्री और कृषि अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए। ये सरकार किसानों की सरकार है और इस गोष्ठी से निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा, उत्पादन बढ़ेगा, मौसम ठीक रहेगा, पानी बरसेगा। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, समाजवादी पार्टी, जो एक दादा हमारे बहराइच से भी बोले हैं कि समाजवादी पार्टी की जो सोच है, हमारे नेता की जो सोच है, दादा ने अपनी भाषा में रखने का काम किया है। और किसान को सिर्फ बीज, खाद और पानी की बढ़िया व्यवस्था हो, और अगर अच्छा किसान है तो उत्पादन अपने आप बढ़ा लेता है। सॉइल टेस्टिंग कराई है, इसके बारे में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के द्वारा सॉइल टेस्टिंग के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, जिसमें आगामी 3 सालों में ग्रिड के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश का, क्या पूरे देश का जो है वो सॉइल टेस्ट कराया जाना है। और उसके नमूना ग्रहण की कार्रवाई इस समय आपके प्रदेश में चल रही है। उसकी 2 तारीखें लगी थी, 24-25 मई, जिसमें नमूने लिए गए हैं, और जून के महीने में भी 2-3 तारीखें और लगाई जाएंगी। और अभियान के रूप में इसमें हम लोग मृदा नमूना ग्रहण करने की कार्रवाई करेंगे। मुझे जानकारी है कि सभी जिलाधिकारी महोदय ने इस अभियान के अंदर बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और सभी जिले के अधिकारियों की इसमें ड्यूटी लगाई गई थी और इसमें काफ़ी सकारात्मक इसके परिणाम हैं। आज की डेट तारीख में हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम पीछे हैं इन मृदा नमूनों की एनालिसिस करके आपको सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने में। उसमें एक खास तरह का यंत्र है जो हमें चाहिए, उसका टेंडर हमने कर दिया है, कल वो खुलेगा और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद जो हमारे विश्लेषण परिणाम हैं उनको हमें प्राप्त करने में बड़ी तेजी आ जाएगी। जिसमें हम आम, अमरूद, आंवला, लीची और केले का एक बहुत बड़ा एरिया हमने आपके दोनों मंडलों में टारगेट के लिए रखा है। इसका लाभ किसान भाई उठा सकते हैं। इसके अलावा हम मसाला जैसे कि लहसुन, मिर्ची इत्यादि के विस्तार की योजना भी हमारी है।
सब्जी के क्षेत्र के विस्तार के लिए एक बहुत बड़ा एरिया हमने इन दोनों मंडलों में रखा हुआ है, जो कि खरीफ, रबी और जायद तीनों में चलेगी। बट चूंकि ये खरीफ का सीज़न है तो खरीफ की जो भी फसलें हैं सब्जी की, उनका लाभ आप उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी योजना जो है ड्रिप इरिगेशन के बारे में अभी बहुत बात हुई, तो ड्रिप इरिगेशन के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि उसमें काफ़ी बड़ा टारगेट हमारा इन दोनों मंडलों में है। और जो भी किसान भाई इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम हमने इस साल से लागू कर दिया है, तो जल्दी से उसके लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि उसमें प्रथम आवक प्रथम पावत का हम सिद्धांत रखते हैं। और ऑलरेडी प्रदेश का जो हमारा टारगेट है, 2 दिन पहले हमने अपना रजिस्ट्रेशन खोला है, तो उसमें 10वां हिस्सा ऑलरेडी लोग जल्दी रजिस्टर कर रहे हैं और हमारी संख्या लाभ उठाने वालों की बढ़ रही है। तो ड्रिप इरिगेशन का बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं और ड्रिप इरिगेशन में बहुत अच्छा अनुदान है। कि किसी भी जिले में, प्रदेश में इस समय इनपुट की कोई समस्या नहीं है। बीज पर जो आप दलहन और तिलहन खरीफ में करते हैं, जैसे अरहर करते हैं या तिल करते हैं या और जो भी उड़द करते हैं, मूंग करते हैं, इन सब पर राज्य सरकार के द्वारा बीज पर सब्सिडी बढ़ा दी गई है। जो 8 रुपये किलो की सब्सिडी होती थी राज्य सेक्टर से, वो बढ़ाकर 20 रुपये कर दी गई है दलहन पर। इसके अलावा जो केंद्रीय योजना है उसमें 25 रुपये किलो की सब्सिडी है दलहन पर। तो जैसे आप अरहर लगा रहे हैं या उड़द लगा रहे हैं, तो 25 रुपया केंद्रीय योजना से और 20 रुपया राज्य सरकार के सेक्टर से, तो 45 रुपये किलो की सब्सिडी उपलब्ध है। आप जो भी हमारे सरकारी जो बीज गोदाम है उससे खरीदेंगे, उस पर आपको इतनी सब्सिडी प्राप्त होगी। ये गोष्ठी किसानों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई है और ये गोष्ठी प्रदेश के सभी मंडलों में क्रमवार चल रही है। कृषि उत्पादन आयुक्त प्रवीर कुमार ने इस गोष्ठी का समापन करते हुए बताया, सिंचाई के लिए जहाँ जहाँ समस्या कुछ नोट कराई गई हैं उनको भी नोट किया गया है। तो ट्यूबवेल्स के बारे में, सिंचाई के बारे में, उसकी भी समस्या का निराकरण कराया जा रहा है। बाकी जो विभागीय कार्यक्रम हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई और उनसे संबंधित जो सुझाव आए उनको भी नोट किया गया है। तो बहुत ही उपयोगी और बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इस पहली गोष्ठी में हमारे माननीय कृषि मंत्री जी भी हमारे बीच रहे। उन्होंने भी अपनी सारी किसानों की समस्याओं को सुना और उनके बारे में चर्चा भी की गई और हम लोगों की कोशिश होगी कि जो भी विभागीय कार्यक्रम है उनकी जनता तक पूरी जानकारी पहुंचाएं, उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें, ताकि आगामी खरीफ में हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें और विकास की दिशा में, प्रदेश की और राष्ट्र के विकास की दिशा में अच्छा काम कर सकें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य में बहुत से किसान मधुमक्खी पालन करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं और आज हम आपको बिहार राज्य जिला मधुबनी के सफल मौन पालक शिव प्रसाद तिवारी से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि वैज्ञानिक अनुशंसाओं को अमल में लाकर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और लाखों का मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके सफलता के राज को। हमारे पास 100 बक्सा है और उसके बाद उसका रेट जो है 80-85 किलो मधु निकालते हैं हम एक बॉक्स से निकाल कर। मार्केट का रेट जो है 100 रुपये केजी का रेट उठता है, मार्केट से उससे ज़्यादा भी उठता है। मान लीजिए जो मार्केट का जो जैसा रेट रहा, कम से कम 100 रुपये किलो हम लोग बेचते हैं। 8,50,000 की हमारी आमदनी है सालों का। पहला खर्चा है कि हम लोग को बरसात में जब चीनी खिलाना पड़ता है तो 50,000 रुपया लगभग हम चीनी खिलाते हैं। बीमारी लगने पर उसका दवा बराबर करते हैं तो 25,000 रुपया खर्चा है। आदान प्रदान में बक्सा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने में हमारी 30,000 रुपया करीब खर्चा है साल का। 2,05,000 रुपया हुआ मेरा साल का खर्चा
उसके बाद आपका बक्सा जो बढ़ जाता है, डबल होता है, तो आप मक्खी जो नए ग्राहक लेना चाहते हैं उनको आप मक्खी बेचिए हैं। मक्खी का रेट भी होता है अच्छा, जैसे बक्सा मान लीजिए मक्खी का रेट मार्केट का जैसा उठता है उस तरह आप मक्खी बेच सकते हैं। किसान भाइयों, भरपूर शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को अधिक फूलों की आवश्यकता होती है और जैसा कि पूरे वर्ष एक ही स्थान पर फूलों की उपलब्धता नहीं रहती है, इसलिए अक्सर मधुपालक भाई मधु बॉक्सों को स्थानांतरित करते हैं। तो किसान भाइयों, इन्होंने इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए अपने मधु बॉक्सों को किन किन फसलों पर स्थानांतरित किया, आइए इस बारे में जानते हैं उन्हीं से। हम किसान भाइयों मधु जो प्राप्त करते हैं, जो सीजन जैसा सीजन रहा, जैसे लिप्टस का लिए, तोरी का लिए हैं, उसके बाद हम लोग आए तो लीची का लिए, फिर करंजी और सूरजमुखी से लिए। ये तीनों सीजन मिला के लगभग करीब हम लोग 4 बार निकालते हैं, तो एक बॉक्स से 12 से 15 किलो तक हम लोग निकाल लेते हैं। लगभग करीब 85 किलो साल में एक बॉक्स से तैयार कर लेते हैं। लोग बक्सा उठाते हैं तो शाम का टाइम उठाते हैं, इससे सूरज डूबने के बाद थोड़ा अंधेरा होने से बाधे उठाना है, इसलिए कि दिन भर जो मक्खी उड़ान में अपनी है, शाम पड़ने के बाद वो सब अपना घर आ जाती है। उसके बाद जो है हम लोग उसका मुंह को जाम किए, मट्टी लगा दिए और उसको हमको यहाँ से ऊपी ले जाना है, तो भर रात में इसको लेकर सुबह तक उसको ऊपी में उतार देना है। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे कई मौसमों में फूलों की कमी होने पर उन्हें आहार नहीं मिलता। इसके अलावा कई शत्रु कीट ऐसे हैं जो कि मधुमक्खियों और मधु बॉक्सों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन समस्याओं का समाधान ये किस प्रकार से करते हैं, आइए जानते हैं। जैसे बरसात आया तो उसको नीचा में नहीं रख के ऊपर में रखते हैं स्टैंड पर, इसलिए स्टैंड पर रखने के कारण मेन है कि इसका चूटी नहीं लगे। चूटी लगने से थोड़ा मक्खी को डैमेज करता है, इसलिए हम लोग को जो है इसको स्टैंड पर देते हैं कि बरसात में पानी भी आएगा तो बक्सा नहीं डूबेगा। बीमारी लगता है, जैसे मक्खी आप देखिएगा गेट पर जो है चलता हुआ नजर आएगा हैं, तब उसको हम लोग सल्फर देते हैं, एसिड दवा होता है वो चलाते हैं। जब फड़ुआ बीमारी हुआ तो हम लोग चैनी पत्ती आती है उसको चलाएं। मैंने इस तरह जो दवा जितनी मार्केट में हम लोग को मिलता है मधुमक्खी का वो बराबर देते रहें, तो उससे ज़्यादा है कि सफाई जितना बक्सा के रखते हैं उतना अच्छा बीमारी जल्दी नहीं लगेगा। सफाई जितना आप अच्छा सफाई रखिएगा बक्सा के बराबर, उतना अच्छा आपका मक्खी रहेगा निरोग। मात्रा जो आप बक्सा जब खोलिएगा देखिएगा तो मधु का मात्रा हो जाएगा कि आपको पूरा जो है सील पैक करने लगेगा मधु, और मधु जो है पैक करने के बाद आप बुझ जाइएगा कि मधु पैक कर दिया है। नीचे से आपको जो है अंडा बच्चा सभी पैक रहेगा, ऊपर से मधु आपको रख के और ज़्यादा छत्ता फुला देगा। मधु जो पैक कर देता है तो वो मोम हम लोग को जो है उसको चाकू से काट लेते हैं, काट के उसको टीना में जमा किए। जमा करने के बाद उसको करते हैं कि जैसे मधु जो है आप जैसे मशीन में निकालते हैं, निकाल के अपना टीना में पैक कीजिए। आपको कहीं बोआने का जरूरी नहीं है, इसलिए कि आपको कंपनी वाला खुद डिबिया बार के खोजेगा, क्योंकि आपके पास माल है तो आपको कंपनी वाले खुद आएगा एडवांस देने के लिए। आप बैठे हुए सेंटर पर अपना पैसा ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है लेख राजपुर जिला मैनपुरी के कृषक धर्मेंद्र कुमार ने। यह गर्मी के मौसम में अजोला फंड की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो धर्मेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अजोला उत्पादन की टेक्नोलॉजी को हमने देश के सभी प्रांतों के अंदर फैलाया है। किसानों की खुशहाली के लिए बहुत अहम योगदान इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिया है। किसान भाइयों, अजोला के बारे में अब आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसको पैदा करने की टेक्नोलॉजी, इसको पशुओं खिलाने की टेक्नोलॉजी इत्यादि सभी सीख रही है आपने। अगर आपने अजोला इकाई लगा रखी है तो इस गर्मी के मौसम में इस अजोला यूनिट को कैसे बचाएं और किस तरीके से यूनिट का पानी और मिट्टी बदलें और अजोला का ज्यादा उत्पादन पा सकें, आइए जानते हैं। हाँ, ये अवश्य बात है कि इस समय गर्मी बहुत तेज है। जून के अंदर
अंत तक आते आते कुछ वर्षा की उम्मीद रहती है और फिर 2 महीने तो हमें तेज़ गर्मी से बचना ही होता है। किसान भाइयों, इस समय बरसात नहीं है, पानी की कमी है, गर्मी से मनुष्य भी बेहाल है, पशु भी बेहाल है और अजोला के अंदर भी उत्पादन के अंदर परिवर्तन आ जाता है। इस समय तेज़ गर्मी से अजोला की पैदावार कम हो रही है, कहीं कहीं पर इसके अंदर ललाई भी आ जाती है। ललाई आना एक ये अपने आप को विशेष तौर से बचाने की प्रक्रिया है, जो कुछ पिगमेंट्स पैदा करके अजोला अपने आप को बचा रहा है। लेकिन अगर हम लाल अजोला को भी किसान भाइयों खिलाते हैं पशु को तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। जैसे ही वातावरण अनुकूल आएगा, ये अपने आप वापस हरे के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। किसान भाइयों, फिलहाल गर्मी का मौसम चल रहा है और अजोला में इस मौसम में कई तरह की समस्याएं आती हैं। इसीलिए इसके उत्पादन में कमी भी देखने को मिलती है और इसी के चलते अजोला इकाई में कुछ कमी भी आ जाती है। हम गर्म हवाओं से बचाएं अपनी क्यारियों को, चाहे पर्दे लगा करके, चाहे किसी प्रकार की फसल को उगा करके, चाहे पेड़ लगा करके। जिस दिशा के अंदर से गर्म हवा आ रही है पश्चिम के अंदर से, वहाँ शुरू से ये ध्यान रखें कि अंतोदगत्वा गर्मी के मौसम के अंदर अप्रैल मई जून के अंदर हमें इसको बचाना पड़ेगा। जिस प्रकार से सर्दी के अंदर हम नॉर्थ दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं को बचाने के लिए पेड़ लगाएं, फसल उगाएं, उसी प्रकार से इस समय भी ध्यान रखें। अभी इस समय अजोला के अंदर पानी की मात्रा बराबर बनाए रखें, आवश्यक हो तो पानी को एक बार बदल दें। अगर पानी काफ़ी दिनों से नहीं बदला है, उसकी क्वालिटी थोड़ी कम अच्छी रह गई हो, तो अच्छी क्वालिटी का पानी उसके अंदर डाल करके 6 इंच तक की उसकी ऊंचाई को सुनिश्चित कर लें। अजोला को अच्छी तरह से एक बार बाहर निकालें, अच्छी तरह से हिला लें और फिर नीचे जो भी गोबर इत्यादि है उसको भी अच्छी तरह से हिला करके उनको सेटल होने दें और फिर अजोला को वापस पुनः इसके अंदर डाल दें। 1 लीटर गोमूत्र प्रति सप्ताह इसके अंदर से अवश्य डालें ताकि इसकी बढ़वार सुनिश्चित की जाए। इस गर्मी में आपकी अजोला इकाई में बाहरी पशु पक्षी भी आ जाते हैं और आपके अजोला को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो किस तरह से करें इनसे रोकथाम, आइए जानते हैं। गर्मी के मौसम के अंदर कुत्ते, गिलहरियाँ, सांप इत्यादि भी इसके अंदर ठंडक के कारण से आते रहते हैं। उनसे बचाव के लिए चारों तरफ से या तो कांटे लगाएं या किसी प्रकार से पर्दा इत्यादि लगा करके उनको अंदर घुसने से भी हमें रोकना पड़ेगा। अजोला के इस समय न्यूट्रिटिव वैल्यू के अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसके खाद्य पोषक तत्व इसके बने रहेंगे। इसलिए अगर कम भी होता है तो भी निरंतर उसको पशु को खिलाते रहें। इसको पशु को खिलाने से पशु के गर्मी के मौसम से उत्पादन में जो कमी हो रही है वो नहीं होगी और दूध में पशु बराबर रहेगा, उसकी बढ़वार भी बराबर रहेगी। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-1084-599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाई जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु कैसे करें सोयाबीन की उन्नत खेती। अधिक उत्पादन के लिए धान की सीधी बुवाई करने की तकनीक। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।